नमस्कार दोस्तों, मैं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ और गीगल पर आज की समरी है द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसके राइटर है रॉबर्ट ग्रीन। इस समरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जरा इमेजिन कीजिए उस इंसान के बारे में जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी उन क्वालिटीज के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उस दिन को इमेजिन कीजिए जब आप अपने डिजायर पर्सन के साथ समय बिताएंगे। उन जगहों के बारे में सोचिए जहां आप उनके साथ जाएंगे और उन चीजों को भी इमेजिन कीजिए जो आप अपने डिजायर पर्सन के साथ करेंगे। वैसे ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल नहीं है। आज की ये समरी आपको गाइड करेगी कि ऐसा होना कैसे पॉसिबल है। इस समरी में आप अपने डिजायर पर्सन को सेड्यूस करने के कुछ इफेक्टिव तरीके सीखेंगे और साथ ही आप वर्ल्ड के सबसे सेडक्टिव पुरुषों और महिलाओं की लव स्टोरीज भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि अभी आपको खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर थोड़ा डाउट हो, लेकिन आप जल्दी ही जान जाएंगे कि सेडक्शन का अल्टीमेट सीक्रेट एक खूबसूरत चेहरा या परफेक्ट बॉडी का होना नहीं है, बल्कि सेडक्शन के स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना है। तो ये समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे सच्चा प्यार पाने वाले डिजायर्ड और अडॉर्ड पर्सन बन सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से कुछ नया सीखने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है चूज द राइट विक्टिम। सेडक्शन का पहला फेज होता है अपने डिजायर्ड पर्सन को अट्रैक्ट करना और उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ लाना। आप एक सही इंसान को ढूंढे, फिर खुद को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाकर उनसे इनडायरेक्टली अप्रोच करें। जैसे वाइकॉम डेवलपमेंट जवान लड़कियों और अमीर लोगों की बीवियों को सेड्यूस करने वाले एक जाने माने सेड्यूसर थे। वो एक लिबर्टाइने थे, जिसका मतलब है कोई ऐसा जो बिना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल प्रिंसिपल्स या सेक्सुअल लिमिटेशंस के कुछ भी करते हैं। पेरिस की ज्यादातर औरतें वॉलमॉन्ट के प्यार के जाल में आसानी से फंस जाती थी, जिससे वो जल्द ही बोर महसूस करने लगे और पेरिस को छोड़कर वहाँ से कुछ दूर एक दूसरे प्रोविंस में अपनी आंटी के साथ उनकी हवेली में रहने लगे। यहाँ वॉलमॉन्ट अक्सर खुली हवा में घूमने निकल जाते, वहाँ के लोकल पुजारियों से बातें करते और ताश खेलते। उनका ये नया रूटीन इतना डिफरेंट था कि उनके शहर वाले दोस्तों को लगा कि वो जल्द ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर पेरिस चले आएंगे। लेकिन उस हवेली में और भी मेहमान रुके हुए थे, जिनमें फ्रेंच मिनिस्टर की खूबसूरत वाइफ भी थी। उसका नाम था मैडम डी टॉरवेल, जिनके पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गए हुए थे। वॉलमॉन्ट मैडम डी टॉरवेल को पहले भी देख चुके थे। वो वाकई में काफी खूबसूरत थी, लेकिन लोग उसे एक ढोंगी औरत कहते थे जो खुद को बहुत धार्मिक और अपने पति के प्रति बहुत ही लॉयल दिखाने का ढोंग करती थी। मैडम डी टॉरवेल कोर्ट अटेंड नहीं करती थी और कपड़ों के मामले में भी उनकी पसंद काफी खराब थी। यहाँ तक कि वो बातचीत में भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वॉलमॉन्ट उनके यूनिक चार्म को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गए थे। वो उसके पीछे पीछे उस चर्च तक जाने लगे जहाँ वो रोज प्रे करने जाती थी। डिनर और कार्ड गेम्स के दौरान भी वो उसी को देखते रहते थे। ऐसा लगता था कि मैडम डी टॉरवेल अपनी खूबसूरती से अनजान थी। गर्मी का मौसम होने की वजह से वो सफेद लिनन की ड्रेस पहनती थी, जिसमें उनकी बॉडी की शेप साफ रिवील होती थी। साथ ही वो अपनी ब्रेस्ट पर मलमल का पतला सा कपड़ा भी डालती थी, जो वॉलमॉन्ट को मैडम डी टॉरवेल के शरीर के बारे में इमेजिन करने को मजबूर कर देता था। उनके बाल हमेशा उलझे रहते थे, जैसे लगता था वो सीधे बिस्तर से उठकर आई हो। मैडम डी टॉरवेल का चेहरा बड़ा ही एक्सप्रेसिव था। वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए भिखारियों को भीख देती थी। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो वो शर्मा जाती थी। वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं बल्कि सिंपल थी। मैडम डी टॉरवेल भगवान और अपने हस्बैंड का जिक्र बड़े पेशेंस के साथ करती थी। अब ये सब कुछ देखकर वॉलमॉन्ट उन्हें पाने के लिए और भी ज्यादा एंशियस हो गया और सोचने लगा कि क्या उनका ये पैशन उसके साथ एक अफेयर में बदल सकता है। इसलिए उसने हवेली में अपनी छुट्टियां और बढ़ा ली, जिससे उनकी आंटी खुश हो गई, लेकिन उन्हें इसकी असली वजह पता नहीं थी। वॉलमॉन्ट ने एक दोस्त को खत लिखा कि उसका नया गोल मैडम डी टॉरवेल को सेड्यूस करना है। उसके दोस्त ने जवाब में लिखा कि उस औरत के लिए इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक ढोंगी औरत है। उसके साथ समय बिताने में उसे कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। उस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर वॉलमॉन्ट उसे सेड्यूस करने में फेल हो गया तो बहुत बदनामी भी होगी, क्योंकि उस औरत का पति उससे दूर रहता है। इन सारे खतरों को जानने के बाद वॉलमॉन्ट का उन्हें सेड्यूस करने का इरादा अब और भी पक्का हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैडम डी टॉरवेल वॉलमॉन्ट के सेड्यूसर होने की बात को जानती थी। वो जानती थी कि उसके साथ अकेले समय बिताना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वॉलमॉन्ट ने खुद को एक ईमानदार और सिंसियर इंसान साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। वो अक्सर चर्च जाता और अपने गुनाहों की माफी मांगता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके बावजूद भी मैडम डी टॉरवेल उसे अवॉइड कर रही थी। इसके बाद वॉलमॉन्ट ने ये जानने की कोशिश की कि मैडम डी टॉरवेल उसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं। इसके लिए वॉलमॉन्ट ने एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक अपनी आंटी और मैडम डी टॉरवेल को वॉक पर इनवाइट किया। वॉलमॉन्ट ने एक ऐसी खूबसूरत जगह जाने का निर्णय लिया जहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ते के बीच में एक गड्ढे को पार करना पड़ता था, जिसे कोई लेडी बिना किसी और की मदद के क्रॉस नहीं कर सकती थी। जब वो सब वॉक करते हुए उस पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पर गड्ढा था, तो वॉलमॉन्ट ने अनजान बनते हुए कहा, यहाँ तक आकर वापस जाना बेकार होगा, यहाँ से काफी दिलकश नजारे दिखाई देते हैं। फिर उसने अपनी आंटी को उठाकर गड्ढा पार करा दिया, जिसे देखकर मैडम डी टॉरवेल हंस पड़ी, क्योंकि वो समझ गई थी कि आंटी के बाद ऐसा करने की उनकी बारी थी। उन्होंने अपनी बाहें वॉलमॉन्ट के गले में डाल दी
वालमोंट मैडम डी टॉरवेल को उठाते समय थोड़ा लड़खड़ा गए थे, इसलिए घबराकर मैडम डी टॉरवेल ने अपनी बाहों से वॉलमोंट को कसकर जकड़ लिया। अब मैडम डी टॉरवेल वॉलमोंट के इतने करीब थी कि वॉलमोंट अपने सीने में उसके जोर से धड़कते हुए दिल को महसूस कर रहे थे, और मैडम डी टॉरवेल का चेहरा वॉलमोंट के इतने करीब था कि वो उन्हें ब्लश करते हुए भी देख रहे थे। वॉलमोंट अब समझ गया था कि मैडम डी टॉरवेल को भी उसमें इंटरेस्ट है और वो अपने सेडक्शन को जारी रख सकते हैं। उसे अपने अनुभव से पता था कि जल्द ही मैडम डी टॉरवेल उसकी दीवानी हो जाएगी और वो चैलेंज जीत जाएंगे। वाइकॉम डी वॉलमेंट और मैडम डी टॉरवेल फ्रेंच नॉवेल डेंजरस लेजांस के कैरेक्टर्स हैं। इसे 18th सेंचुरी में चोर डेलोस डे लक्लॉस ने लिखा था। शुरुआत में वॉलमोंट को लगा कि उनकी सेडक्शन की आदत अब प्रेडिक्टेबल बन गई है। यही चेक करने के लिए उन्होंने अपना कदम उठाया और उस औरत ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले वॉलमोंट का सामना मैडम डी टॉरवेल जैसी औरत से नहीं हुआ था। उन्होंने इस तरह की औरत को कभी पहले सिड्यूस नहीं किया था। वो मैडम डी टॉरवेल की तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं हुआ कि वो बेहद खूबसूरत, अमीर और दूसरे मर्दों की चाहत थी, बल्कि इसलिए अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि उन्होंने वॉलमेंट को अनजाने में इशारा दे दिया था कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे कभी कभी मैडम डी टॉरवेल वॉलमेंट के सामने अपनी अनकवर्ड बाहें एक्सपोज करती या उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। अक्सर वो कुछ ऐसी शरारतें करती रहती थी कि वॉलमोंट उन्हें नोटिस करे। अब ये सब कुछ देखकर वॉलमोंट ने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें टेस्ट किया जाए। उसके लिए मैडम डी टॉरवेल एकदम परफेक्ट विक्टिम थी। वो एक अकेलेपन से बोर भोली औरत थी। उसकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं था और शायद इसीलिए ही वो वॉलमोंट की चालों को नहीं समझ पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें यकीन था कि उन्हें सिड्यूस नहीं किया जा सकता। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के चार्म से बच नहीं पाते। यही रीजन है कि हम खुद को प्यार में पड़ने से बचाते हैं। लेकिन मैडम डी टॉरवेल ने खुद पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया था, इसलिए वॉलमोंट को बड़ी आसानी से पता चल गया कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। जीवन छोटा है, हमें अपना समय और मेहनत उस इंसान पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हम में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको सिड्यूस करने के लिए अपना टारगेट केयरफुली डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगा तभी सिडक्शन के अगले स्टेप्स उस इंसान पर इफेक्टिव होंगे। आपका परफेक्ट इंसान शायद फिजिकली या पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आपसे मैच ना करता हो, लेकिन आप उनकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों के बीच ये टेंशन हमेशा बनी रहती है कि कहीं आपका विक्टिम आपसे डरने ना लगे या आपको ना पसंद ना करे। ये टेंशन आपके सिडक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए हमेशा पहले ये देख लीजिए कि पानी कितना गहरा है, यानी पता लगाइए कि आपका विक्टिम भी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो सिडक्शन का अगला स्टेप लेकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर है क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। 17th सेंचुरी फ्रांस में एनी मारी लुइस डी ऑर्लियंस मॉन्टपेंसियर की रानी थी। उन्हें ला ग्रांडे मेडे मॉइसेले के नाम से भी जाना जाता है। जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी माँ की डेथ हो गई। उनके पिता ने रीमैरिज करी और उन्हें छोड़ दिया। ला ग्रांडे मेडे मॉइसेले एक अमीर और पावरफुल फैमिली से थी, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्हें कभी भी प्यार नहीं मिला। वो किंग हेनरी IV की पोती और राज्य के वारिस लुइन 14 की कजन थी। उनके लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते आए, जैसे होली रोमन एम्परर के बेटे और स्पेन के किंग जिनकी पहली पत्नी मर चुकी थी। यहाँ तक कि खुद लुइस 14 का रिश्ता उनके लिए आया। लेकिन ये सारे रिश्ते राजनीतिक मकसद से थे या फिर उनके परिवार की बेशुमार दौलत को देखते हुए आए थे। इनमें से किसी भी रिश्ते ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। वो इन लोगों से शायद ही कभी मिली थी। ग्रांडे मैडमिज़ेल पुराने ख्यालात की औरत थी जो हिम्मत, ईमानदारी और बहादुरी जैसी खूबियों पर विश्वास करती थी। उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो उनसे सिर्फ पावर और पैसे के लिए शादी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा कुंवारी रहना डिसाइड किया। लेकिन 1669 यानी 1669 में ग्रांडे मैडमिज़ेल ड्यूक लाउजोन मार्क्विंस एंटोनिन पैगो इलिन से मिली। उस समय वो पहले से ही 42 साल की थी। लाउजोन किंग लुइस 14 का चहेता था। वो एक बहादुर, इंटेलिजेंट सोल्जर होने के अलावा एक स्किलफुल सेड्यूसर भी था। लाउजोन कद का छोटा और साधारण शक्ल का आदमी था, लेकिन युद्ध के मैदान में लाउजोन बोल्ड और अनस्टॉपेबल था। ला ग्रांडे मैडमिज़ेल ने उसे कई सालों पहले देखा था, लेकिन 1669 में दोनों की पहली बार बातचीत हुई। वो जानती थी कि लाउजोन औरतों का शौकीन है, लेकिन फिर भी उन्हें वो अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद दोनों फिर मिले और उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। लाउजोन ने उनसे अपने फेवरेट राइटर कार्नेल के हेरोइज्म और मैडमिज़ेल के पसंद के दूसरे टॉपिक्स पर बात की। इसके बाद दोनों जल्दी जल्दी मिलने लगे। लाउजोन और ग्रांडे मैडमिज़ेल दोस्त बन गए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनके लिए लाउजोन से बातें करना दिन भर का सबसे खूबसूरत पल होता था। जब वो कोर्ट में नहीं होता था तो वो उसे बहुत मिस करती थी। ग्रांडे मैडमिज़ेल लाउजोन के लिए अजीब से इमोशन महसूस कर रही थी, जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। कुछ दिनों के बाद ग्रांडे मैडमिज़ेल को 2 हफ्तों के लिए पेरिस से जाना पड़ा। लाउजोन अचानक उनसे मिलने वहां आ पहुंचा और कहा कि जब तक वो पेरिस से बाहर है, वो उनके कॉन्फिडेंट और एक भरोसेमंद दोस्त की हैसियत से कोर्ट में रहेगा।
लाउजून काफी बहादुर और पोएटिक आदमी था। उसके पोएटिक शब्द मैडमिज़ेल को इतना कंफ्यूज कर देते थे कि वो समझ ही नहीं पाती थी कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। ला ग्रांटे मैडमिज़ेल अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाई और फाइनली उन्होंने अपनी डायरी में कबूल करते हुए ये लिखा कि वो लाउजून से प्यार करती है और उसने उनके दिल पर कब्जा कर लिया है और इस फीलिंग को रोकना अब इनके बस से बाहर है। जल्दी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें सीधे जाकर लाउजून को ये बात बता देनी चाहिए। लाउजून को विश्वास में लेकर उन्होंने उसे उन रिश्तों के बारे में बताया जो उसके लिए आए थे। उन्हें लगा शायद लाउजून को जलन होगी, पर वो उनका इशारा समझ नहीं पाया। लाउजून ने उनसे पूछा कि जब वो अकेली इतनी खुश है तो शादी क्यों करना चाहती है? उसकी जैसी औरत के लायक भला कौन होगा? ग्रांडे मैडमिज़ेल हफ्तों तक कोशिश करती रही, लेकिन लाउजून ने उन्हें अपने दिल का राज नहीं बताया। उन्होंने समझा कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो वो उससे उम्र में 6 साल बड़ी है और उससे कहीं ज्यादा ऊंची हैसियत रखती है। कुछ महीनों के बाद किंग लुइस के भाई की पत्नी चल बसी। किंग ने अपने भाई के लिए ला ग्रांडे मैडमिज़ेल का हाथ मांगा। साफ जाहिर था कि राजा के भाई को सिर्फ उसकी दौलत से मतलब था। ला ग्रांडे ने फिर लाउजून से सलाह ली। उसने कहा कि वो किंग के लॉयल सर्वेंट्स हैं, इसलिए उनकी सलाह ये है कि ग्रांडे मैडमिज़ेल को किंग की इच्छा माननी चाहिए। ग्रांडे मैडमिज़ेल को लाउजोन की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बाद लाउजोन ने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया था, जैसे कि वो कभी दोस्त ही नहीं थे। उनकी इस हरकत से ग्रांडे मैडमिज़ेल को लाउजोन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने किंग का ऑफर भी ठुकराते हुए उनसे कह दिया कि वो ये शादी नहीं कर सकती और ये उनका आखिरी फैसला है। कुछ दिनों के बाद ग्रांडे मैडमिज़ेल ने लाउजोन के साथ फिर से एक मीटिंग रखी और लाउजोन को चुपके से कागज का टुकड़ा देते हुए कहा कि इसमें उस आदमी का नाम लिखा है जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन आज वो इस कागज को अपने तकिए के नीचे रखे और अगली सुबह पढ़े। लाउजोन ने ऐसा ही किया और सुबह जब उसने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, वो आदमी तुम हो। उस रात दोनों फिर से एक बार मिले। लाउजोन ने कहा कि सारा कोर्ट उस पर हंसेगा, लेकिन ग्रांडे मैडमिज़ेल ने कहा कि वो इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस है। लाउजोन ये सुनकर के हैरान हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी कोर्ट को हुई जब कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। ग्रांडे मैडमिज़ेल फ्रांस की 2nd हाईएस्ट रैंकिंग औरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्यूक डे लाउजोन को चुना था, जो एक लो रैंकिंग के आदमी होने के साथ ही एक ग्रेट सेड्यूसर भी थे। लाउजोन ने ये सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया था और उनका सीक्रेट था इनडायरेक्टली अप्रोच करना। लाउजोन ने पहली बातचीत में भी नोटिस कर लिया था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है और इसलिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ग्रांडे मैडमिज़ेल के लिए किसी ऐसे इंसान का मिलना जिससे वो शेरो शायरी, इतिहास और बहादुरी की बातें कर सकती थी, बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि ये उनके सबसे फेवरेट टॉपिक्स थे। धीरे धीरे वो लाउजोन पर ट्रस्ट करने लगी, लेकिन फिर ग्रांडे मैडमिज़ेल के दिल में सवाल उठने लगे कि क्या लाउजोन सिर्फ उससे दोस्ती करने में ही इंटरेस्टेड है? क्या वो उनसे अट्रैक्टेड नहीं है? इन थॉट्स की वजह से उन्हें महसूस हो गया कि वो उससे प्यार करने लगी है और फिर उन्होंने राजा के भाई के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। लाउजोन ने इनडायरेक्टली अप्रोच का यूज करते हुए ग्रांडे मैडमिज़ेल से मिलना जुलना एकदम छोड़कर उन्हें डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। ग्रांडे मैडमिज़ेल को कभी नहीं लगा कि लाउजोन केवल ताकत, दौलत या सेक्स चाहता है, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसी हरकत की ही नहीं। इसलिए वो लाउजोन पर विश्वास करने पर मजबूर हो गई। अपना राइट टारगेट चुनने के बाद आप उनसे फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करके उन्हें अपना दीवाना बना सकते हैं। इस तरह पहले आप उनसे अपना असली इरादा छुपाते हुए कॉन्वर्सेशन के जरिए उनकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और वीकनेसेस के बारे में जानिए। इसके बाद जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए और ये बिलीव कर लें कि आप सिर्फ फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपकी किसी भी बात के लिए रेजिस्ट नहीं करेंगे। याद रखिए कि किसी भी इंसान की बॉडी तक पहुंचने का रास्ता उसका दिमाग है, इसलिए अब आपका अगला कदम होगा उनके साथ एक छोटा सा फिजिकल कांटेक्ट, एक कैजुअल कमेंट या कोई ऐसा मजाक, ताकि वो इंसान आपके साथ रोमांस करने के बारे में सोचने लगे। और इतना ही नहीं, ये उन्हें उनके लिए आपकी फीलिंग्स के बारे में भी कंफ्यूज कर देगा। वो इंसान ये सोचकर हैरान हो जाएगा कि आखिर आपने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, इसलिए वो खुद आगे बढ़ने की पहल करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब एक प्लान है। सेडक्शन तब और भी इफेक्टिव हो जाता है जब सेड्यूस्ड को लगता है कि वो सेड्यूसर है। अब अगला चैप्टर, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। पॉल री प्रूशिया में रहने वाले एक 32 साल के फिलोसोफर थे। 1882 में वह रोम में रहते थे। री अक्सर कलाकारों और लेखकों से मिलने एक सैलून में जाया करते थे, जहां उन्होंने एक नौजवान रशियन लेडी लॉ वॉन सलोमे को नोटिस किया, जो अपनी माँ के साथ छुट्टियों पर आई हुई थी। री ने उसे अप्रोच किया और दोनों कई घंटों तक बातें करते रहे। गॉड और मोरालिटी के बारे में उनके विचार एक जैसे ही थे। सलोमे के बातचीत का तरीका बहुत इम्प्रेसिव था। री को अक्सर महसूस होता जैसे वो उनके साथ फ्लर्ट कर रही है। अगले कुछ ही दिनों में दोनों साथ साथ पूरे शहर में घूमने जाने लगे। जल्दी ही री उसे बहुत पसंद करने लगा। एक दिन री ने सलोमे को सरप्राइज देते हुए एक इनविटेशन दिखाया, जिससे सलोमे को पता चला कि री एक मशहूर फिलोसोफर फ्रेडरिक नित्शे के फ्रेंड थे। नित्शे उस वक्त इटली आए हुए थे,
सलोमे ने री को आइडिया दिया कि उन दोनों को निश्चय के साथ वक्त बिताना चाहिए। री क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के क्रिटिक थे, इसलिए वो इसके लिए मान गए। उन्होंने निश्चय को एक लेटर लिखकर अपने और सलोमे के बारे में बताया और ये भी लिखा कि सलोमे उनसे मिलने को बहुत उत्सुक है। जल्द ही मशहूर फिलोसोफर रोम पहुंच गए। री निश्चय को अपने साथ लाकर सलोमे को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि निश्चय जिन्हें औरतों में कभी इंटरेस्ट नहीं था वो सलोमे को पसंद करने लगे। री को उम्मीद थी कि वो तीनों मिलकर कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप की बातें करेंगे, लेकिन निश्चय अपना पूरा समय सलोमे के साथ बिताना चाहता था। वो दोनों अक्सर री के बिना ही बातें करते रहते थे। री को जलन होने लगी। री इस बात से बहुत नाराज थे, क्योंकि सलोमे पहले उन्हें मिली थी। वो उसे अकेले पाना चाहते थे, सिड्यूस करना चाहते थे और जीतना चाहते थे। सलोमे की माँ उसके साथ वापस रशिया लौट जाना चाहती थी, लेकिन सलोमे इसके लिए तैयार नहीं थी। री ने उन्हें अपने साथ जर्मनी चलने को कहा, क्योंकि वो सलोमे को अपने घर ले जाकर अपनी माँ से मिलवाना चाहते थे। सलोमे की माँ इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन निश्चय ने कहा कि वो भी उनके साथ आना चाहता है। इस ट्रिप के दौरान सलोमे निश्चय के साथ अकेले घूमने चली गई। री को महसूस होने लगा उन दोनों के बीच कुछ इंटीमेट हुआ है। री को बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो सलोमे को खो रहा है। जल्दी ही सलोमे की माँ वापस रशिया लौट गई और निश्चय भी वापस अपने विला टुटेनबर्ग को चले गए। री और सलोमे अब घर में अकेले थे, लेकिन जाने से पहले निश्चय ने सलोमे को अपने साथ उसके विला आने का इनविटेशन दिया, जिसे सलोमे ने एक्सेप्ट कर लिया। इस बात से री और भी ज्यादा नाराज और एग्रेसिव हो गया। सलोमे जब वापस आई तो री ने निश्चय के बारे में उससे बात की और निश्चय की फिलॉसफी की बुराई करते हुए सलोमे को लेकर उसके इरादों पर सवाल उठाए। लेकिन सलोमे ने निश्चय को डिफेंड करना शुरू किया, जिससे री का दिल टूट गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सलोमे ने उसे ये कहकर फिर हैरान कर दिया कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। उन्होंने बर्लिन में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। री को लगा कि दोनों एक साथ खुश रहेंगे, लेकिन जल्दी ही सलोमे के कई और चाहने वाले पैदा हो गए। बर्लिन के जितने भी कलाकार और लेखक थे, सब उसकी आजाद ख्याली के कायल हो गए थे और उसे हर एक्सीलेंसी कहकर बुलाते थे। री एक बार फिर सलोमे के अटेंशन के लिए उनके साथ कंपटीशन में आ गया। वो समझ गया था कि सलोमे को केवल अपने लिए वो ना तो कभी पा सकता है और ना ही कभी उस पर अपना हक जता सकता है। वो डिप्रेशन में चला गया और कुछ समय के बाद उसने सुसाइड कर लिया। 1911 में सलोमे ने जर्मनी में सिगमंड फ्रॉइड की कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसने कहा कि वो खुद को साइको एनालिसिस के लिए डिवोट करना चाहती है। फ्रॉइड को वो बड़ी आकर्षक लगी थी, लेकिन वो निश्चय के साथ उसके अफेयर के बारे में जानते थे। सलोमे को साइको एनालिसिस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर भी फ्रेंड फ्रॉइड ने उसे अपने प्राइवेट लेक्चर्स में इंक्लूड कर लिया था। फ्रॉइड के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक सलोमे से प्यार करने लगा। उसका नाम था विक्टर टस्क। फ्रॉइड और सलोमे के बीच की दोस्ती प्लेटोनिक थी, लेकिन वो सलोमे को पसंद करता था। जब वो क्लास में नहीं आती तो वो उदास हो जाता और उसे फूल और लेटर्स भेजता। सलोमे और टस्क के अफेयर से फ्रॉइड को बहुत जलन होती थी। टस्क उसके लिए बेटे की तरह था, लेकिन फ्रॉइड सलोमे का अटेंशन पाने के लिए उससे भी कंपटीशन करते थे। जल्द ही सलोमे ने टस्क के साथ अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दी और फ्रॉइड के साथ उसकी दोस्ती काफी मजबूत हो गई। यहाँ तक कि दोनों 1937 यानी 1937 तक, जब तक कि सलोमे की मौत नहीं हुई, दोनों काफी क्लोज रहे। सलोमे के एक नहीं बल्कि कई चाहने वाले थे। उनमें से हर आदमी उस पर अपना हक जमाना चाहता था और उसे दूसरे मर्दों से जीत कर उसकी जिंदगी में केवल एक आदमी के रूप में रहना चाहता था। सलोमे का सीक्रेट ये था कि वो हमेशा एक लव ट्रायंगल बनाकर रखती थी। जब री उसके पीछे पड़ा तो उसने कहा कि वो निश्चय से मिलना चाहती है। सलोमे जब भी एक आदमी के साथ रहती थी, दूसरे को जेलस फील करवाती थी। बाद में जिन लोगों के साथ भी उसका अफेयर रहा, वो सब निश्चय और उसके अफेयर के बारे में जानते थे। वो उस पर कब्जा जमाना चाहते थे और उसके सामने साबित करना चाहते थे कि वो उस फेमस फिलोसोफर से बेहतर है। यहाँ तक कि खुद फ्रॉइड भी उसका शिकार बन गए जब उसने टस्क से अफेयर करके उन्हें जलाने की कोशिश की। सलोमे बहुत तेज दिमाग वाली आकर्षक महिला थी, लेकिन उसका आकर्षण तब और भी बढ़ गया जब उसने मर्दों को अपने अटेंशन के लिए कम्पीट करने को मजबूर कर दिया। मर्दों में उसे पाने की होड़ थी, लेकिन सबका कंट्रोल उसके हाथ में था। वो हर मर्द की चाहत थी, लेकिन वो किसी को भी खुद पर कब्जा नहीं जमाने देती थी। ये एक इंसानी नेचर है कि हमें वही चाहिए होता है जिसे दूसरे चाहते हैं। हम उस इंसान को सबसे छीनकर उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। हम मतलबी और लालची हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता। आप एक ट्रायंगल क्रिएट कीजिए। अपने टारगेट को ये दिखाइए कि कोई और भी आपको चाहता है। उन लोगों के बीच रहे जो आपको एडमायर करते हैं। अपनी पिछली रिलेशनशिप के बारे में बात करें। ऐसा इल्यूजन क्रिएट कीजिए जैसे बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं। अपने पुराने लवर को अपने नए लवर से कंपटीशन करने दें। अगर आप खुद को ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नहीं बनाएंगे, आपका टारगेट आप में इंटरेस्ट खो देगा और इवेंचुअली आपको छोड़कर चला जाएगा। और अब अगला चैप्टर, कीप देम इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। सिडक्शन का सेकंड फेज है प्लेजर और कंफ्यूजन क्रिएट करना। आप छोटी से छोटी डिटेल का भी ध्यान रखकर टारगेट को सरप्राइजेस से भर दे। जियोवानी कैसानोवा 18th सेंचुरी इटली का रहने वाला एक एडवेंचरर और विमेनाइजर था। 1753 में उसे एक नौजवान लड़की कैटरीना से प्यार हो गया,
उस लड़की के पिता जानते थे कि कैसेनोवा एक सेड्यूसर है, इसलिए उन्होंने एहतियात बरतते हुए कैटरीना को एक कॉन्वेंट में भेज दिया जहां उसे 4 साल रहकर पढ़ाई करनी थी। लेकिन कैसेनोवा इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं था। वो रोजाना कॉन्वेंट में मॉस अटेंड करता और उस तक चिट्ठियां भिजवाता। कॉन्वेंट की नन्स हमेशा कॉन्वेंट में आने वाले इस हैंडसम नौजवान के बारे में सोचती रहती कि आखिर वो है कौन। एक दिन जब वो जाने लगा तो कैसेनोवा की नजर एक नौकरानी पर पड़ी जो उसके सामने एक चिट्ठी फेंक कर चली गई। उसने चिट्ठी ये सोचकर उठा ली कि ये कैटरीना की है, लेकिन ये चिट्ठी कैटरीना की नहीं बल्कि कॉन्वेंट की एक दूसरी नन की थी जो उससे बात करना चाहती थी। नन ने लिखा था कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो कल एक खास टाइम पर जिस समय नन्स को बाहर वालों से मिलने की परमिशन दी जाती है उससे मिलने आ सकता है। नन ने ये भी लिखा था कि वो कल किसी और से मिल रही है, इसलिए कैसेनोवा उसे दूर से देखकर ये डिसाइड कर सकता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है या नहीं। चिट्ठी ने कैसेनोवा को उसके लिए क्यूरियस बना दिया। कैसेनोवा को वो बहुत नॉटी लगी। उसे देखने के लिए कैसेनोवा ने लेटर में लिखे उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अगले दिन कैसेनोवा ने उस औरत को देखा और पता चला कि उसका नाम मथिल्डे है। वो वेनिस की एक बड़े घराने की जानी मानी लड़की थी जिसने अपने कॉन्वेंट में जाने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। कैसेनोवा ने उसे दूर से देखा। मामूली कपड़ों में भी उसकी खूबसूरती झलक रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस आया और उससे मुलाकात करने की रिक्वेस्ट की। फाइनली दोनों की मुलाकात हुई। उनके बीच में ग्रिल लगी थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी, लेकिन दोनों कमरे में अकेले थे। कैसेनोवा एक्साइटमेंट से भर गया था। कैसेनोवा ये सोचकर हैरान था कि उसके जैसी रहस्यमयी औरत एक नन कैसे बन गई। कैसेनोवा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? मथिल्डे ने कहा, हाँ है। उसका एक मास्टर जो एक बड़ी उम्र का आदमी था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। मथिल्डे ने कैसेनोवा से पूछा, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? तो उसने भी हाँ में जवाब दिया। मथिल्डे ने कैसेनोवा को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुम उसे भुलाकर मुझे अपने दिल में जगह दोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगी। मथिल्डे ने कहा कि वो पास के ही एक विला में डिनर करने जा सकते हैं। फिर मथिल्डे ने उसे विला की चाबियां दी और कहा कि वो 2 रात के बाद वहां उससे मिलने आएगी। कैसेनोवा ने जाली के अंदर से ही उसे चूम लिया। उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसकी भूख, प्यास और नींद सब गायब हो गई थी। वो बस बेसब्री से मिलने का इंतजार कर रहा था। कैसेनोवा ने ख्यालों में भी मथिल्डे को नन के चोगे में बिना बालों के अपने पास आते देखा। मथिल्डे ने एक नन होते हुए भी उसे थ्रिल और एक्साइटमेंट से भर दिया था। दूसरी बात, सभी जानते हैं कि जिस चीज की मनाही होती है उसे पाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इसलिए भी कैसेनोवा उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जब वो मिलने पहुंचा तो मथिल्डे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर कैसेनोवा को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो एक खूबसूरत सी ड्रेस पहने हुए थी और उसके लंबे बाल जोड़े में बंधे हुए थे। कैसेनोवा उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। कुछ पलों के बाद वो पीछे हटी और बोली, डिनर तैयार है। खाना खाते हुए मथिल्डे ने बताया कि वो अक्सर इसी तरह कॉन्वेंट के कुछ लोगों को रिश्वत देती थी और वो उसे कॉन्वेंट से बाहर जाना अलाउ कर देते थे। उसने कहा कि उसका मास्टर उसके अफेयर के बारे में जानता है और उसे कोई एतराज नहीं है। वो एक 40 साल का अमीर और हैंडसम आदमी था। कुछ देर बाद कॉन्वेंट में वापस लौटने के इशारे की तरह घंटी बजी। मथिल्डे ने वापस नन के कपड़े पहने और वहाँ से चली गई। कैसेनोवा मथिल्डे के मास्टर द्वारा स्पॉन्सर्ड विला में कई और रंगीन रातें गुजारने के सपने देखने लगा। कुछ दिनों के बाद वो मथिल्डे से अगली मीटिंग सेट करने के लिए कॉन्वेंट गया। इस बार दोनों ने वेनिस के एक पार्क में मिलने का मन बनाया। उस रात कैसेनोवा ने एक आदमी को अपने पास आते देखा। उसे शक हुआ कहीं ये मथिल्डे का मास्टर ना हो या फिर किसी ने उसे मारने के लिए उसे भेजा हो। लेकिन जब वो आदमी पास आया तो ये वो मथिल्डे ही थी जिसने आदमियों के कपड़े पहन रखे थे। उसने अपना मास्क उतारा और उसे देखकर हंसने लगी। कैसेनोवा एक बार फिर इस चुलबुली नन के अंदाज पर फिदा हो गया। उसे आदमियों के कपड़ों में देखकर वो उसे पाने के लिए पहले से ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बाद में उसे उसके विला के अंदर कई सारे रोमांटिक नॉवेल्स मिले। मथिल्डे ने अपने मास्टर के साथ बिताई रातों का भी जिक्र किया। कैसेनोवा ने मथिल्डे को उस आदमी से चुराकर कॉन्वेंट से कहीं दूर ले जाने का प्लान बनाया। वो मथिल्डे को पूरी तरह से अपना बनाकर रखना चाहता था। कुछ दिन बीतने के बाद ही मथिल्डे कैसेनोवा ने इस बात को कन्फेस किया कि जब वो और कैसेनोवा एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तो मथिल्डे का मास्टर अलमारी में छुपा हुआ था। उसने उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। वो कैसेनोवा के प्यार करने के तरीके से काफी इम्प्रेस भी था। मथिल्डे ने कैसेनोवा को बताया कि उसका मास्टर वेनिस में फ्रेंच एम्बेसडर है, जबकि कैसेनोवा को यूं मूर्ख बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उसने मथिल्डे के साथ विला में एक और मीटिंग सेट कर ली। जैसे ही वो मथिल्डे से मिलने पहुंचा उसने फौरन मथिल्डे को गले लगा लिया। लेकिन तभी कैसेनोवा को महसूस हुआ कि ये मथिल्डे थी ही नहीं बल्कि उसके कपड़ों में कैटरीना थी। उसे पता चला कि कॉन्वेंट के अंदर इन दोनों औरतों की दोस्ती हो गई और मथिल्डे ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मथिल्डे ने उसे कैसानोवा से मिलाने का वादा किया और मुलाकात के दिन मथिल्डे ने कैटरीना को खुद अपने वेश में बदल दिया ताकि वो कॉन्वेंट के बाहर जाकर कैसेनोवा से मिल सके। इस बात से कैसानोवा को गुस्सा भी आया और निराशा भी हुई।
कुछ महीने पहले तो वो कैटरीना के प्यार में पागल था, लेकिन अब कैसानोवा ने महसूस किया कि वो मथिल्डे के मुकाबले बहुत बोरिंग थी। वो मथिल्डे का गुलाम बन गया, उसके हर इशारे पर नाचने लगा क्योंकि कैसानोवा उससे दोबारा मिलना चाहता था। पर उनका अफेयर यहीं पर खत्म हो गया। कैसानोवा पहले से ही एक सिड्यूसर था। वो हमेशा खुद अपना टारगेट चुनता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। लेकिन मथिल्डे अकेली ऐसी औरत थी जिसने उसे ही सिड्यूस कर दिया था। मथिल्डे ने उस पर वही टेक्निक अप्लाई की जो कैसानोवा दूसरी औरतों पर अप्लाई करता था। उसने कैसानोवा को एक्साइटमेंट दी, अपने प्यार का झांसा दिया और अपने आसपास ऐसा रहस्य का जाल बनाया कि कैसानोवा बड़ी आसानी से उसमें फंस गया। मथिल्डे हर बार उस पर नए नए तरीके आजमाती थी। सबसे पहले उसने उसे नन के रूप में देखा, और फिर एक एलिगेंट लेडी के रूप में, और फाइनली एक हैंडसम आदमी के रूप में। कैसानोवा इससे हैरान हो जाता था, पर उसे अगली मुलाकात में एक्साइटमेंट रहती थी कि उसका अगला रूप क्या होगा। और जब फाइनली कैटरीना मथिल्डे बनकर आई तो वो उसे मथिल्डे समझकर इमोशनल हो गया और उसे गले लगा लिया। लेकिन रियलिटी समझते ही उसे ये भी एहसास हुआ कि मथिल्डे के सामने कैटरीना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप हमेशा सेंस ऑफ टेंशन और थ्रिल को क्रिएट करें, अनप्रिडिक्टेबल बने, अपने सेडक्शन गेम में ड्रामा और एक्साइटमेंट लाए। इसे किसी भी हैसल की तरह नहीं बल्कि फन प्राप्त करने वाले मौके की तरह देखें। अपने टारगेट को सरप्राइज देते रहे, जैसे कि अचानक से उसके सामने आ जाए, उन्हें किसी नई जगह ले जाए, बिना वजह गिफ्ट भेजे, अपने बारे में एक मिस्ट्री बनाकर रखे और हर मीटिंग पर अपने बारे में हमेशा कुछ नया रिवील करें। कभी कभी थोड़े रिजर्व हो जाए, अपनी अगली मुलाकात में कुछ ऐसा करे जो बोल्ड और शरारत से भरपूर हो। इससे टारगेट पर्सन आपके बारे में जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा और आपके